बच्चों, कल हमने देखा था कि सत्ता की साझेदारी कितनी आवश्यक है। सत्ता की अगर साझेदारी हो और सत्ता में अगर सबकी भागीदारी हो तो कभी भी जो है देश में अनावश्यक तनाव नहीं होता है। तनाव को कम करने और सबको साझेदार बना करके कार्य करने में, सबको साथ लेकर के कार्य करने में देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थिति होती है और देश का विकास होता है। आपने कल बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से देखा कि किस तरह सब वहां पर अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है, अगर एक पक्ष अपने आप को एकाधिकार में कार्य करता है तो दूसरा पक्ष असंतुष्ट रहता है, जिसके कारण जो है वो देश में शांति व्यवस्था नहीं रहती है और देश में सुशासन नहीं हो सकता है। तो देश में सुशासन के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। बेल्जियम ने कितने अच्छे तरीके से इसको जो है वो सत्ता की साझेदारी को किया और देश में जो है वो शांति और व्यवस्था कायम की। अब आज हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के स्वरूप, कितने प्रकार की सत्ता की साझेदारी होती है। पहली हम लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी का एक होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है कि इसमें जो सत्ता के तीनों अंग होते हैं, जो तीनों शक्तियां होती हैं, वो एक ही स्तर पे रहती हैं। मतलब एक ही स्तर पे जो तीनों जो कानून बनाने वाले, जो कानून को लागू करने वाले, जो कानून के अनुसार दंड देने वाले हैं, तीनों बराबर स्तर पर होते हैं। ये बराबर स्तर पर तीनों होते हैं। तो ऐसी सत्ता की साझेदारी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है कि तीनों अंग, कानून बनाने वाली विधायिका या व्यवस्थापिका, कानून लागू करने वाली कार्यपालिका और दंड देने वाली न्यायपालिका, तीनों जब एक ही स्तर पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्षैतिज वितरण। उसके बाद दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में इसमें सत्ता का बंटवारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे सबसे अधिक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे अधिक शक्ति केंद्र सरकार के पास है, सबसे बड़ी है। फिर उसके नीचे आती है राज्य सरकार, फिर उसके नीचे आती है नगर पालिका या ग्राम पंचायत। केंद्र सरकार पूरे देश का शासन करती है, इसके हाथ में सबसे अधिक विषय रहते हैं। फिर उसके बाद आती है राज्य सरकार, जो अपने अपने राज्यों का संचालन करती हैं। इसके बाद आती है नगर पालिका और उसके नीचे आते हैं उसी में ग्राम पंचायत। तो इस तरह से शक्ति का ऊपर से नीचे की ओर विभाजन होता है। मतलब शक्ति एक हाथ में न रह करके, केवल केंद्र सरकार के हाथ में न रह करके, केंद्र सरकार कुछ शक्तियां अपने हाथ में रखती है और कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दे देती है। फिर उसमें से कुछ शक्तियां जो है वो नगर पालिका को दे दी जाती हैं। इस तरह अगर शक्तियों का बंटवारा सबको थोड़ा थोड़ा होता है तो कार्य करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद आता है शक्तियों का जो बंटवारा या सत्ता का जो बंटवारा होता है वो सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में। जो हम इसको कह सकते हैं कि संस्कृति को अपनी बचाने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था कायम रहने के लिए, जैसा कि आपने देखा था कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार ने किया था कि वहां पे अगर जैसे विभिन्न भाषा के लोग एक देश में रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग देश में रहते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छे से पहचान सकता है। उस भाषा का, उस जाति का, उस धर्म का व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छे से पहचान सकता है। उसको बचाने का पूरा हक है। तो इसके लिए सत्ता का बंटवारा कुछ सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी किया जाता है। कुछ स्वतंत्रता, शक्ति का बंटवारा का मतलब है कि कुछ स्वतंत्रता इन सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों को भी दी जाती है ताकि वह अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें, अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य कर सकें। इसके बाद चौथा बंटवारा आता है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में। ये अलग अलग पार्टियों के बीच में सत्ता का बंटवारे का मतलब है कि विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या दबाव समूह होते हैं, इनकी एक अलग अलग विचारधारा होती है। तो एक ही विचारधारा के व्यक्ति लंबे समय तक अगर पद पर रह जाते हैं तो उसी तरह की विचारधारा हमेशा चलती रहती है, दूसरी विचारधारा को मौका नहीं मिलता है। तो उदारवादी विचारधारा के अनुसार सबको मौका लेने का, सबको अवसर मिलने का अधिकार है।
तो इसके लिए क्या होता है कि लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होते हैं, एक नियत समय के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव में सभी पार्टियां अपनी विचारधारा के अनुसार अपना प्रचार करती हैं और जनता को जिसकी विचारधारा सबसे अच्छी लगती है और जनता उसी पार्टी का चुनाव करती है, वही पार्टी सत्ता में आती है। तो इस तरह से एक लंबे समय तक एक विचारधारा जो है वो हावी न हो करके अलग अलग विचारधाराओं को अपना सरकार चलाने का मौका मिलता है, जिससे देश का विकास होता है। एक ही तरह की विचारधारा के आधार पर जो है वो देश नहीं चलता है और अलग अलग समय पे नई नई विचारधाराएं आकर के देश को चलाती हैं। इसे भी सत्ता का बंटवारा, जिसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा कहते हैं। तो हमने सत्ता के बंटवारे के 4 रूप देखे। पहला हमने देखा क्षैतिज वितरण, दूसरा हमने देखा ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा हमने देखा सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच वितरण, चौथा हमने देखा सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में। सत्ता के बंटवारे का मेन जो लक्ष्य है वो देश में शांति, व्यवस्था और सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छे से जो बनाए रखना ही है।